नमस्कार दोस्तों। चलो बच्चे अपने डिस्कशन को खत्म करते हैं। ये डीजीएस का जो 2006 का पेपर है उसके ऊपर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लास्ट सेशन। अभी तक बच्चे हम लोगों ने 185 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। 15 क्वेश्चंस बचते हैं, बस उनको फटाफट से देख लेते हैं। उनके बारे में क्या क्या किया जा सकता है, हमारे पास क्या क्या सीखने के लिए है उनके अंदर, वो जान लेते हैं और फटाफट से कंक्लूड करते हैं बच्चे डिस्कशन को। ठीक है, चलो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसके साथ हमको शुरू करना है। ये क्वेश्चन जैसा आप लोग देख पा रहे हो बच्चे, ये पार्टनरशिप के बारे में है। तो पार्टनरशिप एक्ट जो हमारे सिलेबस का बहुत क्रूशियल पार्ट है ऑब्वियसली, पर पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर जैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़े से कभी-कभी प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। जैसे ये देखने में लग रहा है इट इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हां, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब होगा तो लॉ पे ही आधारित, बट अगेन जहां पे आपको लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। सो यू नीड अ बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजंस। तो जब भी हम लोग पार्टनरशिप एक्ट को कवर करेंगे, इस बात को हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि इस तरीके से हम लोग सेक्शंस को समझें, इस तरीके से कानून को जानें कि कल को जब हमारे पास सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आए तो विल बी इन द पोजीशन कि हम उसको समझ पाएं, और समझ में आएगा तभी तो हम लोग सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलो आज इस बात को टेस्ट करके देख लेते हैं कि अभी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे हम कितने पानी पे हैं। अब देखो 186 को देखो, अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टनर्स A, B and C and owes are sum of rupees 15,000. A want to return and it is agreed among us all the 3 partners and are that after retirement of A, B and C after the retirement of A, B and C as continuing partners shall be liable for the dues of R. After the retirement of A, R sues A for the recovery of rupees 15,000. तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट शुड बी द ऑप्शन? अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में भी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, R has a right to sue A to the extent of rupees 5,000 being the portion attributable to A. R has no right to sue A as after the retirement of A new agreement came into being between R and the firm and A stood discharge of his liability towards R. C. R can sue the firm consisting of B and C along with A as liability of all the partners joint and several. D. R has an option to sue the firm consisting of B and C or retired partner A. अब देखो ये क्वेश्चन है तो पार्टनरशिप एक्ट से ही, बट इसमें समझदारी भी है। अगर कोई बंदे ने एक बार को पार्टनरशिप एक्ट नहीं भी पढ़ा होगा या फिर भूल गया होगा, फिर भी अगर वो थोड़ी सी समझदारी लगाए तो वो इस क्वेश्चन को कर सकता है सही। देखो ये क्या रहा है, इसको समझते हैं। ये कहता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए, बी और सी। इस पार्टनरशिप की उधारी बन रही है आर की तरफ, मतलब इस पार्टनरशिप फर्म को आर को पैसे देने हैं 15,000 रुपए। ठीक है, अब ये जो एबीसी पार्टनर्स हैं और ये जो आर है जिसकी तरफ उधारी बन रही है, ये सब मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जिसके तहत ए जो है, जो पहला पार्टनर है वो तो रिटायर हो रहा है फर्म से, और जो आर की तरफ लायबिलिटी है फर्म की वो बी और सी पूरा करेंगे एज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, क्योंकि वही पार्टनर्स रह जाएंगे एक रिटायरमेंट के बाद, और वो एज पार्टनर्स क्या कहते हैं इसकी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, आर की तरफ लायबिलिटी को पूरा करेंगे। ये एग्रीमेंट का पार्ट है जिसमें आर भी पार्टी है, आर भी उस एग्रीमेंट का पार्टी है। ठीक है, अब क्या होता है, ए रिटायर हो जाता है, पर ए के रिटायर होने के बाद आर जो है ए के खिलाफ केस फाइल कर देता है 15,000 के लिए, और एग्रीमेंट में क्या तय हुआ था कि ए रिटायर हो जाएगा और जो पैसे की लायबिलिटी बनेगी वो बी और सी की बनेगी एज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आर ने कदम लिया है ए के खिलाफ, वो कितना सही है वो हमको जज करना है बच्चे इन ऑप्शंस के आधार पर। ऑप्शंस क्या क्या है? पहला ऑप्शन कहता है कि जो हमारा आर है उसके पास अधिकार है के खिलाफ केस फाइल करने का 5,000 रुपए तक का, क्योंकि 3 पार्टनर्स हुआ करते थे, 15,000 रुपए की लायबिलिटी थी, तो 5,000 हो गए, तो भले ही वो रिटायर हो गया हो चाहे कुछ भी हो जाओ, उसकी जिम्मेदारी 5,000 की बनती है, तो उसके बारे में 5,000 का केस फाइल हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, आर के पास कोई भी अधिकार नहीं है ए के खिलाफ केस फाइल करने का रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि उन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया था, एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आया था, इसका आर भी पार्टी थी और वो पार्टनर्स भी पार्टी थे, जिसके अंदर ये तय हुआ था कि ए की लायबिलिटी नहीं होगी बल्कि जो बाकी के पार्टनर्स हैं जो कंटिन्यूइंग फर्म के अंदर है उनकी लायबिलिटी होगी, तो उस एग्रीमेंट से बाउंड है। तीसरा है, आर कैन सू द फर्म कंसिस्टिंग ऑफ बी एंड सी, मतलब आर जो है वो जो फर्म बची हुई है एक रिटायरमेंट के बाद बी एंड सी उनके खिलाफ केस फाइल कर सकता है, और साथ के साथ ए के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है, क्योंकि भले ही रिटायरमेंट हो गया ए का, बट जो उनकी लायबिलिटी है टुवर्ड्स आर वो कंटिन्यू है, वो जॉइंट और सेवरल नेचर की है। और आखिरी ऑप्शन है, आर के पास एक ऑप्शन है कि वो फर्म के खिलाफ केस फाइल कर दे, जो बी एंड सी कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर वो ए के खिलाफ एक्शन ले, मतलब उसे चूज करना पड़ेगा, या तो ए के खिलाफ केस फाइल कर ले रिकवरी का, या फिर फर्म के खिलाफ केस फाइल कर ले जिसमें बी और सी पार्टनर रहेंगे। ठीक है, वैसे ऑप्शंस आपको देखने में पढ़ने में थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, बट सवाल वही है कि वो जो एग्रीमेंट हुआ था जिसमें तय हुआ था कि ए रिटायर हो जाएगा और बी और सी की लायबिलिटी बनेगी एज कंटिन्यूइंग पार्टनर, जिसका आर भी पार्टी थी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सवाल यही है। क्योंकि अगर वो एग्रीमेंट बाइंडिंग है तो बच्चे बी राइट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा। जब आपने वहां पे तय किया है कि भाई आप सू नहीं करोगे को, ये रिटायर हो रहा है, लायबिलिटी बी और सी की तरफ बढ़ेगी, तो आप उससे कदम पीछे कैसे हटा सकते हो? ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं ये तभी पिक्चर में आएंगे जब हम ये मानेंगे कि वो एग्रीमेंट खराब है या फिर वो एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं है आर के ऊपर, तो इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए बच्चे। सीधा सिंपल सा इसका आंसर है, ये जो एग्रीमेंट था ये बिल्कुल बाइंडिंग था भाई, बिल्कुल बाइंडिंग था। आपने अपनी फ्री विल से, फ्री कंसेंट से अगर तय किया है अपनी किसी भी प्री एग्जिस्टिंग लायबिलिटी के बारे में, तो आप उससे बाउंड हो। ये बात बिल्कुल सही है कि एक ही लायबिलिटी बनती थी क्योंकि वो पार्टनर था फर्म का, जब वो फर्म ओ करती थी आर की तरफ, ये बात बिल्कुल सही है। पर आर ने खुद एग्रीमेंट का पार्ट बन के ये एग्री किया था कि ये रिटायर हो जाएगा, लायबिलिटी बी और सी की तरफ रह जाएगी, ये उसने खुद तय किया था। अगर वो इसका पार्टी ना रहा होता तो फिर आर बाउंड नहीं होता इस बात से, फिर वो कुछ भी कर सकता था जो भी बाकी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और वो खुद इस बात का पार्टी था, मतलब ही हिमसेल्फ एग्री टू दिस पॉइंट कि ए को हम रिटायर करेंगे और बी सी को हम लायबल ठहराएंगे। तो बीइंग बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, बीइंग बाउंड बाय द एग्रीमेंट, वो उससे पीछे नहीं हट सकता है। तो इसका आंसर बच्चे बी होना चाहिए। देखो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट के कोई बहुत ज्यादा ज्ञाता होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल सी सिचुएशन है ना। अब आप लोगों ने देखता हूं क्या क्या है। हम्म, हम्म, हाँ थोड़ा, अच्छा लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है, अच्छा धूप इतनी तेज है बाहर चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो। चलो वैसे हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट से। तो एक तो आपका हो गया ये ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 187, एक सेकंड कोशिश करता हूं अगर मैं कुछ कर सकूं आपके इसके बारे में। शायद बेटर होना चाहिए, बेटर है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो 187, देखो एक्स और वाई एग्री करते हैं टू मैरी ईच अदर ऑन अ सर्टेन डे एंड बिफोर दैट एक्स गोज मैड, Y cancelled the contract and sued for damages. A, on account of X going mad, the contract frustrated and became void. Y has no right to sue for damages. The contract itself is void. Y is guilty of breach of contract. No cause of action arises till the date of marriage. देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो दो लोगों ने एग्रीमेंट किया एक दूसरे के साथ, एक्स और वाई ने, कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, पर जब तक शादी की तारीख आ पाती तब तक वो जो वाई है, एक्स जो है उसकी क्या हुआ, दिमागी हालत ठीक नहीं रही, वो अनसाउंड माइंड का हो गया। इसकी वजह से वाई ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया और केस फाइल कर दिया डैमेजेस के लिए। तो यहाँ पे ये सारे चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है आपको, ये बताना। पहला ऑप्शन कह रहा है क्योंकि एक्स की दिमागी हालत सही नहीं रही इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जो था शादी वाला वो अपना फ्रस्ट्रेट हो गया और वॉइड हो गया, इसलिए वाई के पास कोई अधिकार नहीं है डैमेज वगैरह मांगने का। दूसरा कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वॉइड है, या शादी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, यही वॉइड है। तीसरा है कि वाई जो है वो गिल्टी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वाई ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हाँ वाई ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया क्योंकि एक्स अगर पागल हो भी गया, मैड हो भी गया, तो फिर वो क्या आधार बना कैंसिल करने का, तो कैंसिल नहीं करना चाहिए था, दैट शुड बी द रीजन। और चौथा, कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं अराइज होता है ऐसी किसी भी सिचुएशन में जब तक शादी नहीं हो जाती। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए बच्चे। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट
जो ऐसा ऐसी सिचुएशन के बारे में हो, जो शादी वगैरह के बारे में हो, बच्चे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है? मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइड कंसीडर करते हैं। द रीजन इज, चाहे वो मैरिज वाली सिचुएशन हो, काफी हद तक बिजनेस वाली सिचुएशन हो, वहां पे हम लोग किसी की लिबर्टी को कर्टेल नहीं करना चाहते हैं बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि दो लोग एग्री कर सकते हैं, दो लोग एक दूसरे को प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, बट टू कंसीडर इट एज अ लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉट राइट, ठीक है? वो उतने हद तक नहीं जाता है। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप में ही वॉइड है, तो उसके आधार पर डैमेजेस क्लेम करना या फिर उसका फ्रस्ट्रेट होना, मुझे नहीं लगता कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 187 का बी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आप लोगों के लिए क्या है 187 का? ए बी, ए बी। अच्छा, एक जो बच्चे कह रहे हैं अच्छा, आपने शायद वो फ्रस्ट्रेशन के आधार पर किया, पर आप यही तो पूछो बच्चे, शादी के बारे में क्या आपने कभी पढ़ा, कोई भी एग्जांपल ऐसा आज तक लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जहां पे शादी के बारे में दो लोग एग्री कर रहे थे और दैट वाज बीइंग कंसीडर्ड एज अ फुल फ्लेज्ड कॉन्ट्रैक्ट? सोचो, कुड मैरिज बी द कंसीडरेशन? थोड़े सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, 188 को देखते हैं। 188 कहता है, एक्स एग्री टू सप्लाई 1000 टन्स ऑफ आयरन for rupees 100 per ton to Y, to be delivered not later than 31st of January 2005. X also entered into a contract with A for the purchase of 1000 tons of iron at rupees 80 per ton, telling A, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, telling A clearly that iron is needed before 31st of January 2005 for supply to Y to fulfill the contract with Y. A fails to supply the iron to X, who in turn failed to supply the same to Y. In an action by X against A, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है वो पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है? X can recover damages for loss or profit he would have earned by timely supply to Y, and also damages which X might have paid to Y on account of breach of contract. B. X can recover damage which X might have paid to Y on account of breach of contract. C. X can recover damages in the form of penalty. D. X can recover for loss of profit at the rate of rupees 20 per ton of iron. Loss of profit मतलब जो 20 रुपए का गैप है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस वही है बहुत आसान, बस वही है कि आप अपना दिमाग लगा पाते हो या नहीं। देखो, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ X और Y के बीच में, इसके तहत ये तय किया गया 1000 क्विंटल जो लोहा है वो X सप्लाई करेगा Y को, और रेट क्या था 100 रुपए पर टन के हिसाब, 100 रुपए पर टन के हिसाब से 1000 टन लोहा सप्लाई करेगा X Y को, और तारीख तय की गई थी 31 जनवरी। अब ये लोहा कोई जो एक्स है अपने घर में थोड़ी ना उगाएगा, उसने एक और बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्स ने, किस बंदे से, उसका नाम क्या, ए नाम के बंदे से, उसने वही 1000 टन लोहा ए नाम के बंदे से खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे को 1000 टन लोहा दो, और उन्होंने आपस में पैसा तय किया कि 80 रुपए के रेट पे खरीदेगा एक्स। तो ऑब्वियसली 80 रुपए का एक्स यहाँ पे खरीद रहा है और वाई को 100 रुपए का बेच रहा है, तो पर टन वो 20 रुपए का मुनाफा करने की उसने सोची थी। पर यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना एक्स ने 80 रुपए पे खरीदने के लिए, उसने उसको बता दिया था कि भाई मैं तेरे से ये लोहा खरीद रहा हूँ ओनली फॉर द रीजन कि मेरे को ये वाई को सप्लाई करना है, और वाई को मैंने डेट दे रखी है 31 जनवरी 2005, तो भाई प्लीज ये जो भी लोहा है वो मेरे पास टाइमली मैनर में आप पहुंचा देना। मतलब ए को सारी कहानी पता थी कि जिसको जो एक्स को मैं सामान पहुंचा रहा हूँ वो उसको फर्दर आगे फॉरवर्ड करना है वाई के पास। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, इन सबके बावजूद ए ने जो है एक्स को सामान नहीं पहुंचा पाया, और क्योंकि एक्स पे सामान नहीं पहुंचा तो ऑब्वियसली बात है कि वाई तक सामान नहीं पहुंचा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो जो एक्स बंदा है वो ए के खिलाफ केस फाइल करता है क्योंकि उसने सामान नहीं भेजा, तो क्या क्या वो रिकवर कर सकता है, किस किस बात का पैसा मांग सकता है उससे? पहला ऑप्शन है, पहला कहता है कि जो हमारा एक्स बंदा है जो भी उसका नुकसान हुआ सप्लाई ना होने की वजह से उसको मांग सकता है। मतलब वो अगर उसने वो लोहा भेज दिया होता 1000 टन 80 रुपए के रेट पे, और इसने आगे बेच दिया होता वही 1000 टन 100 रुपए के रेट पे, तो उसका फायदा हुआ होता ना 20 रुपए पर टन के हिसाब से, 100 टन पे 1000 टन पे सॉरी फायदा हुआ होता, तो उस प्रॉफिट को क्लेम कर सकता है, ठीक है? साथ के साथ हो सकता है कि वाई ने एक्स के खिलाफ केस फाइल किया हो क्योंकि वाई पे भी सामान नहीं पहुंचा, और उस केस के अंदर हो सकता है वाई ने थोड़ा बहुत पैसा ले लिया हो एक्स एज डैमेजेस क्योंकि उसको भी उसका भी तो कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हुआ, उस पैसे को भी रिकवर कर सकता है। मतलब एक्स अपना प्रॉफिट जो बना सकता था वो भी रिकवर कर सकता है, और जो उसको पैसा देना पड़ा वाई को बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो भी रिकवर कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि एक्स जो है वो केवल वही डैमेज रिकवर कर सकता है जो उसने वाई को दिया है, कोई भी प्रॉफिट वगैरह वाली सिचुएशन नहीं है, प्रॉफिट को रिकवर नहीं कर सकता। तीसरा है कि एक्स रिकवर कर सकता है डैमेजेस केवल पेनल्टी के फॉर्म में, मतलब कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, कोई भी पेनल्टी अगर कोर्ट लगाएगा तो ठीक है, अदरवाइज नॉट। डी है एक्स कैन रिकवर द लॉस, एक्स जो है केवल लॉस को रिकवर कर सकता है, वही जो 20 रुपए का गैप है उसके हिसाब से, इसमें जो डैमेजेस शायद पे करे होंगे एक्स ने वाई को वो रिकवर नहीं किए जा सकते। मतलब पहले ऑप्शन में डैमेजेस भी इंक्लूडेड है जो वाई को पे करने पड़े होंगे, और प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। इस वाले में केवल आपका क्या कहते हैं डैमेज इंक्लूडेड है, इसमें केवल प्रॉफिट इंक्लूडेड है, पेनल्टी की तो बात बनती नहीं है, इसको आप हटा दो। तो दोनों या फिर केवल डैमेज या फिर केवल प्रॉफिट, ये आपका क्वेश्चन है। पर बच्चे बात वही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसी कभी भी सिचुएशन होगी तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको एक ही बात पे देना है कि वो जो बंदा है जिसको हम सू कर रहे हैं, जिससे हम प्रॉफिट्स क्लेम कर रहे हैं या जिसको हम लायबल बना रहे हैं फॉर द डैमेजेस जो हमको आगे पे करने पड़े, ये सब बात बच्चे निर्भर करती है एक ही सिचुएशन पे कि वो जो बंदा है जिसके खिलाफ हम केस फाइल कर रहे हैं उसे सारी कहानी पता थी या नहीं, आपकी आगे की जिम्मेदारियां पता थी या नहीं। क्योंकि अगर उसको जानकारी नहीं थी कि आप उससे सामान खरीद रहे हो क्योंकि आगे आपको सामान पहुंचाना है और उसकी वजह से आप प्रॉफिट बनाने वाले हो, तो फिर उसको हम लायबल नहीं कर सकते, क्योंकि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस एक कांसेप्ट होता है कि डैमेजेस पे किया जाता है पर हम किसी भी रिमोट डैमेज के लिए पैसा पे नहीं करते। रिमोट डैमेज मतलब एक ऐसी डैमेज जो एक्सपेक्ट ही नहीं की जा सकती थी। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज वेरी एसेंशियल कि हम किसी बंदे को सू कर रहे हैं तो उसे कम से कम पता हो कि उसके ना करने की वजह से, आपने कॉन्ट्रैक्ट को ना पूरा करने की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो होंगे। अगर उसे वो बात पता ही नहीं है तो वो डैमेजेस रिमोट कहलाएंगे और उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। पर जो हमें सिचुएशन दी गई है इसके अंदर साफ-साफ लिखा है कि हमारे एक्स ने ए को क्लियरली बता दिया था कि उसको क्यों चाहिए वो लोहा, और वो उसको कब तक वो सप्लाई करना है। तो मतलब एक्स को ए को जानकारी थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट वायलेट करता है तो प्रॉफिट भी खोएगा हमारा एक्स, और हो सकता है कि वाई उसको सू करे और रिकवर करे, क्योंकि उसको इन दोनों के बारे में जानकारी थी। तो इन दोनों ही तरीके के डैमेजेस को हम रिमोट नहीं कंसीडर कर सकते। फॉर दैट रीजन जो ऑप्शन राइट होगा बच्चे वो ए होगा। दोनों ही पॉसिबल है और दोनों की ही रिकवरी की जा सकती है। ठीक है, जल्दी से बताओ 188 का क्या लिखा है बच्चे आप लोगों ने आंसर? 188 का एक बच्चे ने लिखा है ए, एक बच्चे ने लिखा है बी, एक बच्चे ने लिखा है ए बट मे भी लिख दिया उसके आगे। ठीक है, चलो ठीक है। बी वाले बच्चा थोड़ा सा आप सोचना पड़ेगा कि आप केवल प्रॉफिट को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो, जब खासकर लिखा हुआ है, साफ-साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने बता दिया था। ठीक है, तो इसको हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब भी आंसर लिखो ना 1 सेकंड उसको 10 सेकंड दे दिया करो, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। ट्राई टू थिंक आउट। अगर मैं किसी भी ऑप्शन को चुन रहा हूं तो उसको चुनने का वजह भी होना चाहिए, और जिस ऑप्शन को नहीं चुन रहा हूं उसको ना चुनने की भी वजह होनी चाहिए। हम कभी-कभार क्या करते हैं, हम केवल किसी ऑप्शन को चुन तो लेते हैं किसी भी आधार पर किसी दूसरे ऑप्शन को हमने रिजेक्ट किस आधार पर किया उसको हम सोचते ही नहीं है। कई बार वही आंसर छुपा होता है। तो हमेशा एक कंपैरिजन किया करो बिटवीन द अवेलेबल ऑप्शंस। मैं मानता हूं कि उसमें 2-4-5 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, और ये एक ऐसी चीज है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी हो जाएगा, उतना टाइम कम बचा करेगा। पर बच्चे मेरा तो यही मानना है कि एक बार को आप सारे क्वेश्चंस ना भी करो पर जितने करो, अगर आप उसमें पूरा फुल फ्लेजेड अपना एफर्ट दोगे, तो अगर आपकी रेटिंग अच्छी रही, आप 80 करके आए पर 80 में से आपको पता है कि 75 मैंने सही करे, उससे अच्छा कुछ नहीं करके 100 आए, बट आप समय हड़बड़ी की वजह से आपकी गारंटी नहीं कि आपके 50 भी सही हो, तो मुझे लगता है कि उससे कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेलमेंट मींस। अरे बड़ा सीधा क्वेश्चन है बच्चे। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा है द गुड्स डिलीवर्ड टू बी रिटर्न बाय वे ऑफ एन इक्विवेलेंट इन मनी
the goods delivered to be returned by way of equivalent in other commodities, the goods delivered by one person to another for some purpose to be specifically returned or otherwise disposed of as per the order of the bailor, या फिर ये तीनों ही बेलमेंट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। बारी बारी से बताता हूं। बेलमेंट का मतलब क्या? बेलमेंट का मतलब ये है कि जो सामान एक दूसरे व्यक्ति को दिया है उसको उस सामान के बदले पैसा देना पड़ता है। दूसरा कि जो सामान अगर किसी व्यक्ति को दिया है तो सामान के बदले कोई दूसरा सामान देना पड़ता है। तीसरा जो सामान जो एक व्यक्ति को दिया गया है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस सामान को ही वापस करना पड़ता है, जो दिया गया है उसको ही वापस करना पड़ता है, या फिर एज पर द ऑर्डर ऑफ द बिलर, मतलब जिसने सामान दिया था उसकी डायरेक्शंस के हिसाब से किसी और को देना पड़ता है। मतलब देयर इज आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जिसको दिया गया है वही वापस प्राप्त होगा या किसी और को दिया जाएगा। ठीक है, या फिर ये तीनों ही बेलमेंट की डेफिनेशन में आते हैं, पैसे वाली सिचुएशन भी, अदर कमोडिटीज वाली भी और वही सामान वाली। देखो मेरे हिसाब से तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आई डोंट नो कि आप लोग शायद कहीं भटक ना रहे हो, सो द राइट आंसर शुड बी सी। देखो बेलमेंट का कांसेप्ट ही आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे बेस्ड है कि जो प्रोडक्ट को हमने बेल किया है वही प्रोडक्ट हमको रिटर्न मिलता है, या हमारे ऑर्डर्स के हिसाब से किसी और पे, वो कभी कन्वर्ट नहीं होता इनटू मनी, कभी कन्वर्ट नहीं होता इनटू अदर कमोडिटी। तो वैसे काफी आसान क्वेश्चन था, देखता हूं आप लोगों ने कितना सही किया है। 189 बचे, 189C 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 189, वेरी बहुत अच्छा, इसमें 100% हम लोग सही करें, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 190, अ पार्टनरशिप फॉर व्हिच नो पीरियड ऑफ ड्यूरेशन इज फिक्स्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नोन एज, कितना इजी क्वेश्चन है। पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, को ओनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें उस पार्टनरशिप की समय सीमा नहीं बताई गई है कि कब तक वो पार्टनरशिप चलेगी। तो ऐसी पार्टनरशिप को हम कानून के अंदर क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर किस नाम से बुलाया जाता है? पार्टनरशिप एट विल के नाम से, पर्टिकुलर पार्टनरशिप के नाम से, को ओनरशिप के नाम से, जनरल पार्टनरशिप के नाम से। कुछ क्वेश्चन तो बच्चे बहुत आसान है, तो इसका सीधा आंसर है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप जब तक पार्टनर चाहेंगे तब तक चलेगी, कोई सीमा नहीं है। देखते हैं 190 के बच्चों ने क्या लिखा है। परफेक्ट, एक बच्चा गलत लिख रहा है, बी लिखा है, बच्चे इतने आसान क्वेश्चन गलत लिखा है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहां से, किसने बता दिया आपको? एक बंदा सी लिख रहा है, चलो सी लिख रहा है, को ओनरशिप, को ओनरशिप, को ओनरशिप, ये क्या है? कौन सी किताबें पढ़ रहे हो? स्टैट्यूट ही पढ़ रहे हो ना? ध्यान दो बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं गलत कर सकते, ये तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल तोड़ देंगे। तो मेरी हैबिट नहीं है कि मैं किसी की कॉन्फिडेंस को तोड़ूं या किसी का मजाक बनाऊं, मैं डू पुट योर अटेंशन ऑन टू दिस। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, तो ये तो 100 पक्का पक्का वाले सही है कि इनको गलत नहीं, फाइट होगी तो उन क्वेश्चंस पे होगी जो कॉम्प्लिकेटेड है, इन क्वेश्चंस को गलत करोगे तो भूल जाओगे कभी प्रॉब्लम निकलेगा, है ना? ध्यान से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 191, द मेंबर ऑफ एन इलीगल पार्टनरशिप, देखो टर्म को ध्यान से देखो, इलीगल पार्टनरशिप have no remedy against each other for partnership dealing and transaction, have a remedy against each other for partnership dealing and transaction only with the permission of the court, have a remedy against each other for partnership dealing and transaction, या तो B है या फिर C है। इलीगल पार्टनरशिप, पहले इलीगल क्या है, व्हाट डज दिस टर्म इलीगल मींस, पहले क्वेश्चन क्या है उसको समझा देता हूं हिंदी में। ये कह रहा है कि इलीगल पार्टनरशिप के अंदर जो मेंबर्स हैं, मतलब जो पार्टनर्स हैं, उनकी कोई रेमेडी नहीं होती एक दूसरे के खिलाफ, कोई रेमेडी नहीं है, या फिर उनकी रेमेडी हो सकती है अगर कोर्ट चाहे तो, या फिर हां उनकी रेमेडी होती है एक दूसरे के खिलाफ, या फिर बी या सी में से कोई सही आंसर है। इलीगल मतलब गैर कानूनी, गैर कानूनी मतलब गैर कानूनी, मतलब पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई पार्टनरशिप इलीगल है, मतलब किसी इलीगल पर्पस के लिए बनाई गई है या उसका ऑब्जेक्ट इलीगल है, तो क्या वो पार्टनरशिप कंसीडर की जाती है? नहीं, दैट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन इटसेल्फ इज वॉइड, तो कोई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगी। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी तो लोग पार्टनर ही नहीं बन पाएंगे, और पार्टनर ही नहीं बन पाएंगे तो फिर भाई कोर्ट के चाहने या ना चाहने से क्या होता है, और लायबिलिटी किस बात की बनेगी? जब पार्टनर ही नहीं हो, जब वो रिलेशनशिप ही नहीं है, तो एक दूसरे के लिए आप कैसे लायबल हो सकते हो फॉर एनी ट्रांजैक्शन? सीधा सा आंसर, इसका आंसर ए होना चाहिए कि कोई भी रेमेडी नहीं है, पार्टनरशिप इटसेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट। इलीगल पार्टनरशिप पार्टनरशिप थोड़ी ना भाई, राइट? तो देयर इज नो रेमेडी, नो रेमेडी, लिटरली ऐसे मानेंगे कुछ है ही नहीं, अनजान लोग हैं, ठीक है? तो 191 का ए होना चाहिए। अब आप देखिए क्या बता रहे हैं, जल्दी दो बच्चे क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें आप इतना हल्का क्यों कर रहे हो? गुड गुड, चल 192 को देखो, where a partner is authorized to recover dues of the partnership and spend the same for the business of the partnership, and if he does not deposit the money so collected is in the bank, the partner is accountable civilly मतलब सिविल लॉ के अंदर to other partner, guilty of criminal breach of trust, या फिर दोनों में से कोई भी एक। अच्छा क्वेश्चन है, क्वाइट नाइस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मानो एक पार्टनरशिप फर्म उनमें से किसी एक पार्टनर को ये अथॉरिटी देती है कि वो पार्टनरशिप के बिहाफ पे पैसा प्राप्त करे और उस पैसे को पार्टनरशिप बिजनेस के लिए लगाए। यहाँ पे वो जो पार्टनर है अगर वो धोखा कर जाता है तो मतलब वो पैसा एज पर दी डायरेक्शंस डिपॉजिट नहीं करता है या पार्टनरशिप बिजनेस के लिए नहीं लगाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो पार्टनर है जिसने धोखा दिया है उसकी लायबिलिटी क्या केवल सिविल लॉ के अंदर बनेगी या फिर क्रिमिनल लायबिलिटी भी बन सकती है सेक्शन 5C405 के अंदर आईपीसी के क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, या फिर दोनों बन सकती है, सिविल लायबिलिटी भी बन सकती है, क्रिमिनल लायबिलिटी भी बन सकती है, या फिर दोनों में से कोई एक चुनना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सिविल लायबिलिटी तो बच्चे पक्का बनेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट द सिविल लायबिलिटी, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप फर्म के डायरेक्शंस को वायलेट कर रहे हो और ऑब्वियसली बात है आप पैसे को मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हो तो सिविल लायबिलिटी तो बनेगी, तो इसके बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे, याद करो सेक्शन 405, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एसेंस क्या था कि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट पे पैसा दिया गया है और वो उस व्यक्ति जो है उस पैसे के संबंध में बदमाशी देता है। तो यहाँ पे क्या वो एसेंस आ रहा है जहां पे किसी पार्टनर को जिम्मेदारी दी पैसे से संबंधित और उसने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया है सही से? क्या पार्टनर को हम मान सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिस पे पार्टनरशिप फर्म ट्रस्ट करती है, या वो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है? मेरे हिसाब से तो है, तो मुझे तो लगता है बच्चे यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की भी स्थिति बननी चाहिए। अब सवाल यह है कि ये दोनों ऑप्शंस रहते हैं, दोनों में से कोई एक चुनना पड़ता है। इसके बारे में बड़ा आंसर सिंपल है, देखो बच्चे अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है इसमें सिविल लायबिलिटी भी हो सकती है, क्रिमिनल लायबिलिटी भी हो सकती है, तो दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सिविल लायबिलिटी चुनो या क्रिमिनल लायबिलिटी चुनो, मतलब आप सिविल एक्शन भी ले सकते हो, क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हो, कभी भी सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ एक दूसरे के एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों इंक्लूसिव है, दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं होता बच्चा आप लोगों की जगह तो आई वुड हैव टिक्ड ऑन ये वाला ऑप्शन बिकॉज़ आई फील दिस शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि सिविल लायबिलिटी तो पक्का है और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जिसकी वजह से मुझे लगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, और अगर दोनों हैं तो ये मुझे पक्का पता है कि बोथ होगा, इधर नहीं होगा। तो 192 का सी करता मैं, आप लोग क्या करते हैं बच्चे? 192 का बच्चों ने, दो बच्चों ने बताया है ए मतलब खाली सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कंसीडर कर रहे हैं वो लोग, और एक बच्चे ने बताया है सी। तो जो बच्चे ए बोल रहे हो मुझे बताना बच्चे आप लोग व्हाट्सएप पे अगर चाहो तो कि व्हाट इज योर टेक इस बात पे कि ये जो पार्टनरशिप पार्टनर वाले बंदे ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों नहीं है वो, बिकॉज़ जितना मुझे समझ में आ रहा है इसमें कुछ होना चाहिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, हो सकता है कि मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूं, बट व्हाट आई फील इज कि मैं यही करता, सी ही करता। ठीक है चलो, अगर कुछ हो कुछ पता चले तो मेरे को बताना जरूर कि आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को क्यों कंसीडर नहीं किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 193, द स्कोप ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर अंडर सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज लिंक्ड विद, इंप्लाइड अथॉरिटी की बात हो रही है, अभी स्टैट्यूट तो हमने पढ़ा नहीं है पर खुद अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो। द यूजुअल मैनर ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस, काइंड और नेचर ऑफ द बिजनेस, या फिर दोनों, या फिर केवल ए बी नहीं, मतलब किसी भी पार्टनर को एक दो तरीके की अथॉरिटी होती है, मतलब दो तरीके की पावर्स मान लो, अधिकारिता मान लो,
एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर दी गई है, किसी भी पार्टनर को करने की ये आजादी दी गई है, तो वो तो हो गई एक्सप्लिसिट अथॉरिटी। फिर होती है इम्प्लिसिट या फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी, जो लिखी हुई नहीं है बट कंसीडरिंग द नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस हम मानते हैं कि ये करने की पावर पार्टनर के पास है। तो ये जज करने के लिए कि कोई भी चीज करने की पावर है या नहीं, एक ऐसी चीज जो लिखी हुई नहीं है एग्रीमेंट के अंदर, मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी का एक्सटेंट हम किन आधारों पर डिटरमाइन करते हैं। जो नॉर्मल तरीके से बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, जिसके बारे में पार्टनरशिप फर्म है, उसके आधार पर कि ऐसे बिजनेस के बारे में क्या क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वो बिजनेस क्या है, व्हाट इज इट्स नेचर, व्हाट इज इट्स काइंड। तो बिजनेस कंडक्ट करने का तरीका, बिजनेस का नेचर, बिजनेस का काइंड, या फिर ये सारे के सारे, या इनमें से केवल पहला वाला, दूसरा नहीं, ये ऑप्शन है। तो मुझे लगता है मुझे पक्का श्योर है कि सी शुड बी द राइट आंसर। तो जब भी हम लोग इम्प्लाइड अथॉरिटी को जज करते हैं, वी टेक इनटू कंसीडरेशन जो बिजनेस कंडक्ट करने का मैनर है, बिजनेस का जो काइंड है, बिजनेस का जो नेचर है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को ही कंसीडर करके हम लोग जज करते हैं कि किसी भी चीज को करने की पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी थी या फिर नहीं थी। तो ये सी सही, सी शुड बी द राइट आंसर, 193 का सी। आप लोग बताओ। परफेक्ट परफेक्ट, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, 194 को देखो। When an outsider dealing with a partner does not know or does not believe that he is contracting with a partner but an individual only. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। A, the firm incurs no liability even if the benefits of the contract have gone to the firm. B, the firm incurs liability even if benefits of the contract have not gone to the firm. C, the firm incurs liability if the benefits of the contract have gone to the firm. D, या तो B वाला ऑप्शन या फिर C वाला ऑप्शन। मतलब क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानो कोई व्यक्ति है जो अनजान है और वो एक व्यक्ति के साथ डील कर रहा है जो सच्चाई में तो एक पार्टनरशिप का फर्म का पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, पर वो जो बंदा है, जो अनजान व्यक्ति, उसे नहीं पता कि वो पार्टनरशिप फर्म का बंदा है और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में माना जा रहा है कि वो जो पार्टनरशिप फर्म है जिसका वो बंदा पार्टनर है, सच्चाई में जो बात पता नहीं है उस दूसरी पार्टी को, इस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म का क्या रोल रहेगा। क्या पार्टनरशिप फर्म की कोई लायबिलिटी बनेगी उस कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में जो उसके पार्टनर ने किया है उस अनजान व्यक्ति के साथ, उसे बना बताया कि वो पार्टनर है। दूसरा कि पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी बनती है भले ही उसका कोई फायदा ना हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, क्योंकि वो पार्टनर था तो उसकी लायबिलिटी बनती है, फर्क नहीं पड़ता दूसरी पार्टी को पता था या नहीं। तीसरा, पार्टनरशिप की लायबिलिटी तभी बनेगी अगर पार्टनरशिप का कोई फायदा हुआ होगा उस कॉन्ट्रैक्ट से, अदरवाइज नहीं बनेगी। या फिर बी या फिर सी में से कोई ऑप्शन होगा। तो ये ईदर वाला तो हटा दो। सबसे पहले जज करो कि लायबिलिटी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, और दिमाग में बहुत प्रैक्टिकली सोचो। देखो बच्चे, कोई भी पार्टनर जो है अगर वो उसी बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसके बारे में पार्टनरशिप है, मतलब पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर की तरह ही एक्ट कर रहा है और उसी कैपेसिटी में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है, फिर वो बात चाहे दूसरी पार्टी को पता हो या ना पता हो, मतलब जिस बंदे के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ वो उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा हूँ या एज ए पार्टनर इन अ फर्म कर रहा हूँ, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता है तो शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी ना बने, पर अगर फर्क नहीं पड़ता तो लायबिलिटी बनती है। इट डजंट मैटर कि उसे पता था या नहीं पता था, क्योंकि इन एनी केस वो बंदा पार्टनरशिप के फर्म के पार्टनर के तौर पर एक्ट कर रहा था। ये इस बात का आपको जवाब देना बेसिकली कि नॉलेज ऑफ द पर्सन, जो थर्ड पार्टी है, उसकी नॉलेज का कितना बड़ा रोल है फर्म की लायबिलिटी के ऊपर। क्या उसकी जानकारी पर निर्भर करेगी पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी? आपको दिमाग लगाओ, लॉजिकली दिमाग लगाओ। अगर कोई बंदा पार्टनर है एक फर्म का तो पार्टनर है ना, और पार्टनर की तरह एक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो कर रहा है ना। इस बात को हम कैसे निर्भर बना सकते हैं इस चीज पे कि दूसरी पार्टी को ज्ञान है या नहीं? दूसरी पार्टी के ज्ञान के हिसाब से कानून चलेगा क्या? कानून तो कानून है, फर्म तो फर्म है। उसका पार्टनर अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो फर्म लायबल बनेगी, फिर चाहे पार्टनरशिप फर्म का फायदा हो चाहे ना हो, कुछ भी हो। अगर आप एज अ पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, द फर्म वुड बी लायबल। इट शुड बी अ सिंपल आंसर एंड द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन शुड हैव नो रोल टू प्ले इन इट। सिंपल सी बात है। तो आंसर बड़ा सिंपल सा है, बस कई बार बच्चों को घुमा दिया जाता है। तो इसका आंसर बच्चे ए होना चाहिए कि जो सॉरी ए नहीं, द फर्म इनकर्स लायबिलिटी इवन इफ बेनिफिट्स टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव गॉन टू द फर्म। थोड़ा अजीब लग रहा है। The firm incurs no liability even if the benefits of the contract have gone to the firm. The firm incurs liability even if the benefits of the firm have not gone to the firm. The firm incurs liability if the benefit of the contract have gone to the firm. हाँ, this is not subject to the benefit, तो इसका आंसर बी होना चाहिए कि फर्म की जो है वो लायबिलिटी बनेगी इस बात के बावजूद कि उसे फायदा नहीं हुआ। मतलब फायदा होना या ना होना doesn't count. What counts is कि that particular person was a partner and he entered into a dealing as a partner of the firm. तो मुझे लगता है बी should be the right answer, 194 का बी लगता है। ठीक है, हाँ अब आप लोग बताओ। 194 का बी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल राइट पाथ पे। जब आप ऐसे क्वेश्चंस बच्चे सही करते हो ना, मेरे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि बड़े समझदारी भरे वाले क्वेश्चंस हैं। अब देखो 195 को देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, देखो सारे का केस आ गया, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी ऑर्डर्ड। ए, वेयर द एक्ट्स वुड रिक्वायर कंटिन्यूड सुपरविजन बाय द कोर्ट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर पर्सनल अफर्मेटिव एक्ट्स और पर्सनल सर्विस, वेयर द पेक्यूनियरी कंपेंसेशन वुड अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ, या फिर सारे। ये देखो ये एक सेक्शन पे आधारित है सारे के। देखो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे हमारा कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ नहीं देता है। ऐसी सिचुएशन जहां पे अगर रिलीफ दिया गया तो कंटिन्यूड सुपरविजन चाहिए होगी कोर्ट की। ऐसी सिचुएशन जहां पे अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया गया तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा पर्सनल सर्विस दिया जाना होगा, मतलब पर्सनल एक्ट वाली बात होगी। या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहां पे अगर पैसा दे दे तो पैसा सफिशिएंट सेटिस्फैक्शन होगा, फालतू में आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं। वैसे मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आप लोगों के सारे भी पढ़ाया नहीं है, तो अगर आप लोग इसका गलत भी करते हो तो भी आप लोगों की गलती नहीं है, बट अगर आपको मैं बताऊं और समझदारी की अगर सिचुएशन बताऊं तो इसका आंसर बच्चे डी होना चाहिए। ये जो तीनों ही ग्राउंड्स है ना, कंटिन्यूड सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, पर्सनल अफर्मेटिव एक्शन और पेक्यूनियरी कंपेंसेशन खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट आधार है। ये तीनों ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर कोर्ट मना कर सकता है आपको कि हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बच्चे सिचुएशन होनी चाहिए। देखता हूं कि 195 में आप लोगों ने क्या आंसर किया है। 195 डी, जो भी बच्चा केवल ऑप्शन लिख रहा है बच्चा, आई डोंट नो आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो डू राइट द क्वेश्चन नंबर आल्सो। ठीक है, परफेक्ट है। अदरवाइज आल्सो अगर नहीं भी पता था तो कोई बात नहीं है, आपको हल्का फुल्का समझ में आया होगा तो ठीक है। हाँ देखो बच्चा, आर्बिट्रेशन एक्ट से क्वेश्चन आया है। द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 ऑफ 1996 एक्ट, मतलब आर्बिट्रेशन एक्ट बाय सीजे चीफ जस्टिस और हिज डेलीगेट। तो वो कैसे कैटेगरी का ऑर्डर है? क्या उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बोलते हैं, इंटरिम ऑर्डर बोलते हैं, जुडिशियल ऑर्डर बोलते हैं, अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि हम आप लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हम लोगों ने आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ा नहीं है। देखो आर्बिट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 16 है, सेक्शन 11 है सॉरी, बहुत इलैबोरेटेड सेक्शन है, बहुत डीप सेक्शन है। ठीक है, इसमें एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे चीफ जस्टिस के ऊपर ये जिम्मेदारी थोपी गई है, सो एज टू इन रिलेशन टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो ऑर्डर होता है उसको हम क्या मानते हैं, क्या हम उसको जुडिशियल ऑर्डर मानते हैं या इंटरिम ऑर्डर मानते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मानते हैं? तो इसका आंसर वैसे कंपैरेटिवली सिंपल है, ये बच्चे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है। तो ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर वाली बात है, इट इज नॉट अ जुडिशियल एक्ट, इट इज नॉट अ जुडिशियल ऑर्डर, इट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। ठीक है, तो इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो 196 का कोई कुछ आइडिया था थोड़ा बहुत? 196 का बच्चे ने हाँ हाँ एक बच्चे ने सही दिया है, दो बच्चों ने सही दिया, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड।
अब देखो 197 को देखो, सेक्शन 12(3) प्रोवाइड्स द ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग द आर्बिट्रेटर। हाँ, ये बहुत अच्छा है बच्चे। हमारा सेक्शन 12 का जो सबसेक्शन 3 है आर्बिट्रेशन एक्ट का, उसके अंदर क्या-क्या आधार हैं चैलेंज करने के लिए किसी भी आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को, कि वो फॉरेन नेशनल है, विदेशी है, दैट ही इज नॉट क्वालिफाइड एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, दैट ही इज नॉट इंडिपेंडेंट और इंपार्शियल, या फिर दोनों, बी और सी दोनों ही आधार होते हैं। ये तो बच्चे समझदारी वाला क्वेश्चन है, अगर एक बार को आपको नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप इसको कर सकते हो। देखो क्या-क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं किसी भी आर्बिट्रेटर को चैलेंज करने के लिए, एक-एक करके देखते हैं। कोई भी आर्बिट्रेटर पे अगर एलिगेशन लगता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंपार्शियल नहीं है, मतलब भेदभाव कर रहा है, तो ये तो आधार होना चाहिए ना बच्चे किसी भी आर्बिट्रेटर को चैलेंज करने के लिए, तो होगा कि कोई भी आर्बिट्रेटर क्वालिफाइड नहीं है एज पर द एग्रीमेंट। अरे एग्रीमेंट के अंदर हमने कुछ क्वालिफिकेशन रखी थी कि भाई आर्बिट्रेटर को ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, या फिर ऐसा बंदा आर्बिट्रेटर बन पाएगा तो जिसको अपॉइंट किया गया वो नहीं कर रहा रिक्वायरमेंट्स को पूरी, तो ये ग्राउंड भी होना चाहिए। ही इज अ फॉरेन नेशनल, ये सोचने वाली बात है। क्या कोई विदेशी आदमी आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता? क्या कोई ऐसा प्रोहिबिशन है 1996 एक्ट के अंदर? मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये पक्का गलत है। तो आंसर कौन सा होगा बच्चे? डी। ठीक है, तो 197 का डी शुड बी द राइट आंसर। आप लोग बताओ 197। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, सभी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया, सही आंसर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 198 देखो, एन आर्बिट्रल अवार्ड में बी सेट असाइड बाय द कोर्ट। एक आर्बिट्रल अवार्ड को हटाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा अगर the subject matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the law for the time being enforced, the arbitral award is in conflict with public policy of India। या फिर ये दोनों ही गलत है या फिर ये दोनों ही सही है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, क्या क्या आधार हो सकता है किसी भी कोर्ट के द्वारा किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड को, आर्बिट्रल अवार्ड मतलब फैसला जो होता है आर्बिट्रेशन का, किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने का? क्या ये आधार हो सकता है कि वो सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि जिसको हम आर्बिट्रेशन के माध्यम से डिसाइड नहीं कर सकते किसी भी कानून की वजह से? कोई भी कानून है जो कहता है कि ऐसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में आर्बिट्रेशन नहीं होना चाहिए, तो क्या ये आधार हो सकता है किसी भी आर्बिट्रेशन अवार्ड को हटाने का? या फिर आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है उसमें कुछ भी ऐसा है जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जाता है? पब्लिक पॉलिसी तो बच्चे बहुत बड़ी चीज होती है ना, क्या ये आधार हो सकता है किसी भी आर्बिट्रेशन अवार्ड को हटाने का? बच्चे ये दोनों ही सही है। तो अगर कोई भी आर्बिट्रेशन अवार्ड कोई भी आर्बिट्रेशन अवार्ड है जिसका जो सब्जेक्ट मैटर है जो ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में कानून है जो कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए आर्बिट्रेशन के अंदर, तो ये आधार बनेगा, ये सही है। और अगर कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, देखो कोई भी चीज, कोई भी कानून, कोई भी ऑर्डर, कुछ भी जो पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के खिलाफ जाता है वो स्टैंड नहीं कर सकता, वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो ये तो क्लियर कट आंसर है कि ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चे? जल्दबाजी में कई बच्चे ये कराएंगे, हड़बड़ी में। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये होना चाहिए। तो 198 का बच्चे व्हाट शुड बी द राइट आंसर? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। आप देखो ये चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी भी नहीं और आप देखो अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हो। देखो 199 देखो, द डिले इन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन। कहा ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया तो मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं बचे, अगर बता पाओ तो अच्छा है, नहीं बता पाओ तो दैट इज आल्सो फाइन। ठीक है, the delay in making an application for setting aside the arbitral award under section 34 of the arbitration act can be condoned for a maximum period of 30 days, can be condoned for a maximum period of 60 days, can be condoned for a maximum period of 19 days, can't be condoned। मतलब जो अगर कोई भी डिले होती है एप्लीकेशन फाइल करने में जो किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड को हटाने के बारे में, सेट असाइड करने के बारे में, जिसकी चर्चा बच्चे सेक्शन 34 के अंदर की गई है, तो सेट असाइड करने में अगर एक समय सीमा दी गई है, अगर उसमें देरी हो जाती है तो कितनी देरी तक को माफ किया जा सकता है? 30 दिन तक की देरी को, 60 दिन तक की देरी को, 90 दिन तक की देरी को, या फिर किया ही नहीं जा सकता? जितना मुझे याद है कि मुझे भी बहुत टाइम हो गया बच्चा आर्बिट्रेशन एक्ट को पढ़े, लाइक 1.5-2 साल से मैंने पढ़ा नहीं है उसको, तो मुझे जितना याद आ रहा है ए शुड बी द राइट आंसर। आई थिंक 30 डेज वाज द क्राइटेरिया। ठीक है, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। ठीक है, ये 30 डेज ही होना चाहिए। तो 199 का फॉर मी इट शुड बी ए। गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते बच्चे हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन पे, दी वेरी लास्ट क्वेश्चन है ना। देखो हम लोगों ने लगभग 10 घंटे लगाए हैं इस 2006 के पेपर पे, पर ये वर्थ थे बच्चे, क्योंकि इन पेपर्स को करते वक्त, इन क्वेश्चंस को समझते वक्त, उनकी फिलोसफी में, अंडरस्टैंडिंग में जाते वक्त हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है ना। तो कोशिश करेंगे कि ऐसे ही हम लोग आगे भी सीखते रहें, ऐसे चीजें हम लोगों को चलते रहें। ठीक है, चलो खत्म करते हैं बच्चे इसको हम लोग। दी वेरी लास्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? लाइक आर्बिट्रेशन प्रायर एग्रीमेंट इन राइटिंग इज रिक्वायर्ड इन कंसिलिएशन। मतलब आर्बिट्रेशन में जैसे प्रायर एग्रीमेंट की जरूरत होती है वैसे ही कंसिलिएशन के लिए भी होती है। लाइक आर्बिट्रेशन थर्ड पर्सन इज चोजन बाय द पार्टीज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। आर्बिट्रेशन की तरह क्या कहते हैं कंसिलिएशन में भी थर्ड पर्सन को चूज किया जाता है पार्टीज के द्वारा डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। लाइक आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन इज आल्सो अनदर मींस ऑफ सेटलिंग द डिस्प्यूट। आर्बिट्रेशन की तरह कंसिलिएशन भी एक तरीका है डिस्प्यूट्स को सेटल आउट करने का। या फिर इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारी ठीक है स्टेटमेंट्स। बताओ भैया कौन सी गलत लग रही है आप लोगों को स्टेटमेंट? बारी बारी से देखते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है उससे देखते हैं कि जो पक्का सही है। जैसे आर्बिट्रेशन की तरह कंसिलिएशन भी एक तरीका है डिस्प्यूट्स को सेटल करने का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो ये तो पक्का सही है। लाइक आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में भी थर्ड पार्टीज को हम चूज करते हैं, इसमें भी कोई पक्का नहीं, ये भी पक्का स्टेटमेंट सही है। अब बचती है ये वाली कि कंसिलिएशन में भी प्रायर एग्रीमेंट की जरूरत होती है या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन जो हमको आंसर देना है। क्योंकि अगर ये गलत है तो ये राइट आंसर होगा, और अगर ये भी सही है तो ये राइट आंसर होगा। क्या लग रहा है? ये गलत है, कंसिलिएशन में प्रायर एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है। सोचो, दिमाग लगाओ। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंसिलिएशन हमने पढ़ा है ना सेक्शन 89 के अंदर ऑफ सीपीसी, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट। हाँ, एक बच्ची कह रही है ए, एक बच्चा कह रहा है डी। व्हाट आई फील इज कि मुझे लग रहा है इसका आंसर बच्चे नन ऑफ द अबव होना चाहिए। ठीक है, आई फील दिस शुड बी द राइट स्टेटमेंट। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे टू बी 100% श्योर। इस दो के बारे में पक्का श्योर हूं, इसके बारे में भी मेरा दिमाग कह रहा है कि मैंने पढ़ा था एक बार। वही होता है ना कि बहुत समय से कानून बना पड़ा तो थोड़ा सा ब्लर हो जाती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, बट आई फील कि यही मैं अगर होता मतलब लास्ट थॉट वुड हैव बीन डी। ठीक है, बाकी आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, मुझे भी बता देना भाई, मेरे को भी बता दिया करो। ठीक है, चलो इसी के साथ बच्चे हमारा ये सफर डीजीएस का 2006 का पेपर भी यहाँ पर खत्म होता है। अब सबसे पहले सुन लो कि हमारा नेक्स्ट वीक का एजेंडा क्या होने वाला है, जिससे आप मेंटली तैयार हो जाओ। तो जो हमारा नेक्स्ट संडे होगा बच्चे, जो नेक्स्ट संडे हम लोग स्पेशल सेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे वो बच्चे मेंस के बारे में होंगे। ठीक है, तो आई विल चूज अ फ्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर मेंस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो मेरा फोकस क्वेश्चंस पे ज्यादा होगा और हम कोशिश करेंगे कि हम उन क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच को समझें। तो पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न ये रहेगा कि मैं एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, उस क्वेश्चन को हम लोग बैठ के उस पर अपना दिमाग लगाएंगे, दैट व्हाट शुड बी द पॉसिबल वेज जिसमें हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आप सभी लोगों को थोड़ा सा समय मिलेगा, 10-15 मिनट का समय मिलेगा, जिसके अंदर आपको उन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए अपने आंसर को लिखना होगा। फिर मैं यहाँ आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आप उसे क्रॉस चेक करना कि आपके
आपके आंसर में वो चीजें हैं या नहीं, तो उससे हम लोग जज करेंगे कि हम लोग कितना मतलब जो हमारा मेंस का एग्जामिनेशन और जो हमारा राइटिंग पैटर्न है वो किस हद तक हम किस डेप्थ में है हम लोग। क्योंकि बच्चे मेरा क्या बच्चे सभी बच्चों का यही मानना होना चाहिए कि चलो प्रीलिम्स तो प्रीलिम्स ठीक है, बट जब मेंस के बारे में सोचेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमको उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी और वो तैयारी आज से ही शुरू होनी चाहिए। मतलब जितना जल्दी करेंगे उतना बढ़िया है। हम इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि प्री निकलेगा तो मेंस की तैयारी करेंगे तो मेंस जिंदगी में हमसे क्लियर होगा नहीं। तो फॉर दैट रीजन नेक्स्ट वीक मैंने सोचा कि मैं डिवोट करूंगा पूरी तरीके से मेंस के क्वेश्चंस के ऊपर। तो आप थोड़ा सा एक रजिस्टर वगैरह लेके आना, तैयार होकर आना और दिमाग को बिल्कुल फ्रेश करके आना, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ है जो हमने ओवर टाइम एक्वायर की है अभी तक पिछले एक साल में, उसको हम लोग पेपर पे उतार पाएं, है ना। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए दैट वी हैव टू टिक वन ऑफ आउट, बट जब लिखने की बारी आती है वो बच्चे अपने आप में एक डिफरेंट कला है, तो उसी पे हम लोग थोड़ा सा फोकस लगाएंगे अगले वीक। तो तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है। चल थैंक यू सो मच बच्चे, आप सभी लोगों से उम्मीद है कि जो भी कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरे हफ्तों के दौरान वो सब आप लोग फॉलो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो और उम्मीद को नहीं खो रहे हो और ओवर स्मार्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो ये जो आने वाला हफ्ता है बच्चे वो उसी तरह हमारा चलेगा। सीपीसी में हम थोड़े कदम आगे और बढ़ाएंगे और जो वेडनेसडे थर्सडे वहां पे हमारा एक नया सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट शुरू हो रहा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन है वो तो आप सभी को पता ही है कि वो कंटिन्यू हो रहा है। अब देखो सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही बहुत ज्यादा लंबे बच्चे नहीं है, बहुत ही जल्दी तो नहीं, मतलब अभी लगभग एक महीना लग जाएगा, पर हम लोग इन दोनों सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे एंड वंस वी आर डन विद दैट तो फुल फ्लेजेडली बच्चे घुसेंगे हम लोग माइनर्स में। हमारा सबसे पहला टारगेट यही होगा कि माइनर्स को खत्म करें और एक बार जैसे जैसे माइनर्स कंप्लीट होने लगेंगे तो केस लॉस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आईपीसी के केस लॉस हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉस हो गए, सीआरपीसी के केस लॉस हो गए, सीपीसी के केस लॉस हो गए, तो वीक दर वीक इनके केस लॉस को कवर कर लेंगे। जैसे क्या हो जाएगा ना, जो हमारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स उनके सारे सेक्शंस प्रोविजंस उनके सारे केस लॉस फिनिश, माइनर सब्जेक्ट्स उनके सारे स्टैट्यूट्स के सेक्शंस उनके सारे केस लॉस फिनिश, मतलब हमारा जो लीगल एस्पेक्ट है वो पूर्णतः फिनिश हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारी प्रीलिम्स और मेंस की प्रैक्टिस तो चल रही है, तो हमारा जो मेजर चंक है प्रिपरेशन का वो हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आगे जीएस वगैरह के बारे में और जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं जैसे जजमेंट राइटिंग हो गया या फिर इंग्लिश हो गया या फिर जो बाकी का स्टैटिक जीके है वो हो गया, उसके बारे में क्या करना है, कैसे अप्रोच लेना है हम लोगों को, फिर उसको हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए बच्चे, लगे रहिएगा, बैकआउट मत करना, ठीक है। कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चीजें धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेंगी और मुझे लगता है कि लगने भी लगी होंगी ऑलरेडी, ठीक है। चल थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो बच्चे। कल मैं आप सभी लोगों को मिलूंगा 5 बजे, 6:30 बजे और 8 बजे सीबीसी क्लासेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।